करंट अफेयर मैगजीन फरवरी 2025 की, जिसमें हम इकॉनमी के शॉर्ट्स आज कंप्लीट करेंगे, प्लस आज एमसीक्यूज भी होंगे। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ वो पुरानी वीडियोस भी देख लो ताकि एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर पाओ, क्योंकि तीसरा पार्ट है हमारा इकॉनमी का आज जो हम कवर करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, तो जो भी चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं वो साथ साथ टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन करिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ वगैरह मिल पाए। आज का पहला टॉपिक है हमारा न्यूज़ इन शॉर्ट्स में ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीडीकेपी। क्या होता है ये, किस मिनिस्ट्री द्वारा ये सेशन चलाया जा रहा है, क्या डिस्कस हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसको समझते हैं। रिसेंटली देखो क्या हुआ, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम ने एक सेशन ऑर्गेनाइज करा और उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया कि जी ऐसा कुछ फ्रेमवर्क लाओ जिसमें ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट को मेजरमेंट किया जा सके। ऐसा नहीं है कि पहली बार इसके बारे में कुछ बात हुई हो। जीडीकेपी के बारे में यानी ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट के बारे में 2021 में भी बातचीत हुई थी, जहां पे नीति आयोग ने एक प्रेजेंटेशन निकाला था, एक कॉन्सेप्ट नोट समझाया था। तो मतलब क्या है, बेसिकली समझते हैं। जीडीकेपी का मतलब होता है कि कंट्रीब्यूशन हमारे नॉलेज ड्राइवन सेक्टर्स का, इनोवेशन सेक्टर्स का, और साथ ही साथ हमारे जितने भी इंटेलेक्चुअल असेट्स हैं उनका क्या असर है हमारे इकॉनमी पर, हमारे इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ पर कितना असर देखने को मिलता है, किस चीज़ का, कि हमारे देश की जो नॉलेज है, नॉलेज प्रोडक्ट्स हैं, इनोवेशंस हैं, उसका हमारे देश की इकॉनमी पे कितना असर पड़ता है, उसके बारे में ये बात की जाती है। अब देखो इसका पर्पस क्या है। जीडीकेपी को निकालने का पर्पस ये होता है ताकि आपको एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट मिले, क्योंकि जो ट्रेडिशनल जीडीपी है ना, उसका सारा ध्यान प्रोडक्शन कंजम्पशन पे रहता है। इसीलिए ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट को लाया जा रहा है ताकि आपको ये भी पता चले कि नॉलेज इकॉनमी को कैसे असेस करना है, इकोनॉमिक सोशल इम्पैक्ट नॉलेज का क्या पड़ेगा, इनोवेशन पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को करता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इस पे काम करता है। तो ये सारा चीज़ है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया है कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, इनोवेशन को, नॉलेज कैसे डिसमिनेट हुई, एजुकेशन रिसर्च कैसे हुआ, ये सारा का सारा इसके ऊपर पूरा का पूरा ये सारे फैक्ट्स को निकाल के लेकर आता है। अच्छा, इसके साथ साथ ना ये भी इवेलुएट करता है कि नॉलेज का इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ पे, हमारी कंट्री पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। यानी ये इस बात पर भी पूरा ध्यान देता है कि इम्पैक्ट क्या ही पड़ेगा, है ना। तो ये इसको भी पूरा असेस करके निकालता है। अब यहाँ ये कह रहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, जिसको हम MOSPI कहते हैं, इन्होंने ना टेक्निकल कमेटी को बिठाया ताकि ये प्रपोज किया जा सके और ना गाइडेंस दी जा सके कि कैसे नॉलेज इकॉनमी को कैसे मेजरमेंट करना चाहिए, कैसे कैप्चर करना चाहिए, कैसे पता चलेगा। क्योंकि देखो अभी ना हम क्यों ये सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को एक बात समझ आ गई है कि जो ये पूरा एरा इस समय चल रहा है, यहाँ पर रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, प्लस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अब चलेगा नहीं मामला। और इंडिया में आपको पता ही है, इंडिया में ग्रोथ हो रही है रिसर्च, पेटेंट्स की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, AI की, डिजिटल सर्विसेज की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की, और ये सभी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, है ना। तो ये बात इसके अंदर आ गई है। अब यहाँ पर ये कह रहा है जीडीकेपी की यानी ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट की नीड कैसे कैसे है, क्या नीड है जीडीकेपी की। तो सबसे बड़ी जो जीडीकेपी की नीड है वो क्या है, इन्हांसिंग इकोनॉमिक मैट्रिक्स। क्या करता है ये, इकोनॉमिक मैट्रिक्स को इन्हांस करने के लिए जीडीकेपी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम सच में चाहते हैं हमारे नॉलेज सेक्टर्स का मेजरमेंट हो पाए, इनोवेशन का मेजरमेंट हो पाए, इंटेलेक्चुअल असेट्स का मेजरमेंट हो पाए, और इंडिया की इकॉनमी को कैसे ग्रोथ को उसको ड्राइव करना है, तो ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इकोनॉमिक मैट्रिक्स कैसे कैसे इन्हांस हो रहे हैं। इसके लिए भी आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि जीडीकेपी क्या होगा। समझ आ गई पहली बात, क्योंकि इकोनॉमिक मैट्रिक्स इन्हांस हो रहे हैं। सेकेंडली, जीडीपी के मेजर को सप्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया जीडीपी दो ही बातों पे बात करती है, प्रोडक्शन कंजम्पशन के बारे में।
फिर हम ना ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ भी ना सिंक होना चाह रहे हैं, ये भी एक बात है। एडवांस इकोनॉमीज जो हैं अब ज़्यादातर जो है वो इसका बात ध्यान देने लग गई हैं कि इंटेंजिबल एसेट, डिजिटल इनोवेशन, इसको भी ध्यान में रखा जाए इकोनॉमी को कैलकुलेट करने से पहले। और भारत भी अब ऐसा ही चाहता है कि वो आगे अपने ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाए ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को वो मीट कर पाए। अच्छा, गाइडिंग पॉलिसीज पे ये कि क्लियर कट ना हम जीडीकेपी फ्रेमवर्क बना रहे हैं ताकि हम गवर्नमेंट को असिस्ट कर पाए इन शेपिंग इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर एजुकेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। और इसी के साथ साथ हम चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी करते रहना। लेकिन देखो ये जर्नी इतनी आसान नहीं है, कोई भी चीज़ आती है ना तो वो चैलेंज भी लेकर ही आती है, इतना आसान नहीं होता है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। भारत जैसे देश में जहाँ पर इतना सब कुछ है, बहुत मुश्किल होता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? जीडीकेपी को भारत में इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे बड़ा सवाल क्रिएट होता है कि हमारे पास ना कोई भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मेथडोलॉजी नहीं है। ट्रेडिशनल को कैसे इंटीग्रेट करोगे, कैसे इंडिजिनियस इनफॉर्मल नॉलेज सिस्टम को कैसे लेकर आओगे, कैसे साथ में बिठाओगे, ये सब चीज़ें हैं नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डेटा को कैसे कलेक्ट करोगे? कोई सेंट्रलाइज डेटाबेस थोड़ा है, कोई ट्रैक कैसे करोगे आप नॉलेज रिलेटेड आउटपुट्स को? तो डेटा ही जब नहीं होगा रिसर्च से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, इतना फ्रेगमेंटेड डेटा है कि उसको क्वांटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये क्राइसिस है। फिर क्वांटिटी और क्वालिटी पे बहुत डिबेट उठती है। कह रहा कैसे? कह रहा जो वॉल्यूम ऑफ रिसर्च पेपर है या पेटेंट्स करा लेते हैं लोग या एजुकेशनल डिग्री है, ये ये बता ही नहीं सकती। इससे आप ना ये इक्वेट नहीं कर सकते हो कि कोई नॉलेजेबल, मीनिंगफुल नॉलेजेबल कंट्रीब्यूशन किसका कितना होगा। तो क्वांटिफाई करना, क्योंकि हो सकता है बंदे के पास डिग्री हो बट उतनी नॉलेज ना हो, फिर क्या करोगे आप? हो सकता है उसके साथ जो बंदा और उसके पास डिग्री नहीं है बल्कि उसके पास नॉलेज ज्यादा है। हमारे देश में ये पॉसिबिलिटी रहेगी। अब आप सोचो, रूरल ट्राइबल एरियाज के लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, उनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन फिर आप क्या करोगे? फिर इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट है बहुत ही हमारे देश में। जीडीकेपी बिल्कुल अभी ना बच्चों वाली स्टेज, नेशन स्टेज पर है। कन्वर्टिंग नॉलेज इनटू इकोनॉमिक वैल्यू, उसके लिए पेटेंट, स्टार्टअप, इनोवेशन इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए ये बहुत ज्यादा आपके लिए बहुत काम नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो, मेरा जो मुझे लगता है, मैं एक व्यू पॉइंट दूंगी, इसमें आप भी अपना कमेंट करना। इंडिया को डेफिनेटली जीडीकेपी एक्सप्लोर तो करना चाहिए, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि अभी जो इकोनॉमिक मॉडल है वो प्रोडक्शन बेस से होते होते, इवॉल्व होते होते नॉलेज ड्राइवन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो हैं कि नॉलेज कंट्रीब्यूशन को कैसे मेजरमेंट करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वेल स्ट्रक्चर्ड कर लिया जाए ना, वैल्यूबल इंसाइट पॉलिसी मेकर्स लेकर बैठे, इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग अगर की जाए, तो डेफिनेटली हम जीडीकेपी को इंडिया में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और ये आज की ज़रूरत भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काम अब होना चाहिए। ठीक है, आपकी क्या इस पे राय है? आप अपना कमेंट सेक्शन में लिखना। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करने जा रहे हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में। तो गवर्नमेंट ने ना कंसिडर किया है कि बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस को इंक्रीज करो, जो इसकी कवर करो अबव करंट लिमिट 5 लाख से, जो भी इसकी लिमिट है उसमें बैंक डिपॉजिट में बोला गया इंश्योरेंस को कवर किया जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कंसिडर कर रही है कि इंक्रीज जो भी हो रहा है बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस में, उसमें जब भी 5 लाख की करंट लिमिट है तो उसको इन्हांस करने की बात हो रही है। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस होता क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, समझते हैं। देखो, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी जो कॉरपोरेशन है वो 1 जनवरी 1962 में आया। होली ओन सब्सिडरी आरबीआई की है, ये ध्यान रखना। हेड ऑफिस इसका मुंबई में मिलेगा आपको। ये करता क्या है? देखो, डिपॉजिट इंश्योरेंस का मतलब है डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करता है? पर्टिकुलरली स्मॉल डिपॉजिटर को ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है। कोई भी रिस्क ऑफ लॉस हो उसकी सेविंग का, बैंक फेल हो गया, मान लो आपकी सेविंग सारी गई, समझ रहे हो, ऐसे केसेस के लिए ही वो कह रहा है कि इंश्योरेंस कवर दे दो। आप जैसी 5 लाख अमाउंट ऊपर हो डिपॉजिट्स का, आप उसको इंश्योरेंस कवर दे दो ताकि उसका पैसा सेफ रहे। सेकंड, ये कहानी शुरू कैसे हुई इसको ध्यान से समझना। डिपॉजिट इंश्योरेंस को 1962 का टाइम है। देखो, चाइना के साथ वॉर चल रही है हमारी, हम हार गए हैं बहुत गंदे से, बहुत बुरा हाल है। 60s का डिकेड इज नॉट गुड फॉर इंडिया। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम को लेकर आया गया। JL नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम।
अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी के साथ ही लेकर आया गया। अच्छा, भारत ऐसी दूसरी कंट्री है यूएस के बाद, यूएस ने 1933 में लिया था, वर्ल्ड में भारत ऐसी दूसरी कंट्री जो ऐसा प्रोविजन लेकर आया है। क्योंकि हमें तो डर लग गया था कि बैंक फेल कर गए तो क्या होगा, नॉर्मल सिटीजन कैसे करेंगे। तो इसीलिए कवर में क्या करते हैं, तो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देते हैं। जो भी एक्सटेंड हुआ 5 लाख पर डिपॉजिटर में, तो इंश्योरेंस में उसको तब्दील करते हैं ताकि उसका जो भी अकाउंट मेंटेन वगैरह सभी ब्रांचेस में वो मेंटेन कर पाए। ये किया जाता है। हाउ एवर इफ द डिपॉजिट्स आर हेल्ड विद मोर देन वन बैंक, अगर डिपॉजिट्स एक से ज्यादा बैंक में है तो जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज लिमिट है उसको अप्लाई किया जाता है सेपरेटली, ठीक है, हर बैंक के द्वारा। उसके बाद कवर्ड बैंक कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना इसके लिए सभी कमर्शियल बैंक्स को, एचडीएफसी हो, कोटक हो, एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एवरी बैंक, कमर्शियल बैंक्स में स्पेशली, या जो भी फॉरेन बैंक्स की ब्रांचेस इंडिया में फंक्शन करती हैं, लोकल एरिया बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इन सभी बैंक्स को इसके साथ क्या किया गया है, कवर किया गया है। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम को ध्यान में रखना कंपलसरी बनाया गया है। कोई भी बैंक इसमें से पैसा एवं ही नहीं निकाल सकता। हाँ, एक्सेप्शन उन केसेस में दी गई है जैसे कोई एनबीएफसी हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, कोई लैंड डेवलपमेंट बैंक हो, तो वहाँ एक्सेप्शंस है। अदरवाइज कोई ऐसा ही बैंक कोई ऐसे ही नहीं निकाल लेगा डिपॉजिट। इंश्योर्स के बारे में बोला जा रहा है कि कोई भी सेविंग अकाउंट है, जिस किसी का फिक्स अकाउंट है, किसी का करंट अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, सभी को इंश्योर किया जाएगा। डजंट प्रोवाइड, ध्यान रखना, फॉरेन, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट इंटरबैंक डिपॉजिट्स को इसमें इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। ये भी ध्यान रखना, खाली किनको मिलेगी, सेविंग्स वालों को, फिक्स अकाउंट वालों को, करंट अकाउंट वालों को और आरडी अकाउंट वालों को, जिसको रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। अब यहाँ ये कह रहा है कि इट इंश्योर्स बोथ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट जो भी डिपॉजिटर के पास है। तो थ्रू अमेंडमेंट इन 2021 सेक्शन 18A अमेंडमेंट जो डीआईसीजीसी का एक्ट है, वो अलाउ करता है डिपॉजिटर टू रिसीव टाइम बाउंड विद इन 90 डेज उसको मिल जाए, इंटरम पेमेंट उसको मिल जाए, जब भी आरबीआई इम्पोज करे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह तो उसको वो मिल जाए। डिपॉजिट प्रीमियम ध्यान रखना, ये पूरा इंश्योर्ड बैंक ही उसको इंटायरली बॉन्ड करता है। ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो डीआईसीजीसी जो एक्ट है, ये प्रीमियम फ्रॉम मेंबर बैंक्स को एट फिएट या रिस्क बेस्ड डिफरेंशिएटेड रेट्स पर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखना, कलेक्ट कैसे करेगा वो प्रीमियम, मेंबर बैंक से एट फ्लैट या रिस्क बेस्ड डिफरेंशिएटेड रेट पर दिया जाएगा। जिसका जितना रेट रिस्क उतना ज्यादा उसका रेट, उसको हिसाब से दिया जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात? मूव टू द नेक्स्ट शॉर्ट जिसमें हम बात करने जा रहे हैं न्यू हार्मोनाइज सिस्टम कोड के बारे में फॉर जीआई टैग्ड राइस। इंडिया में रिपोर्ट किया इंडिया ने कि भाई हम नया एक हार्मोनाइज सिस्टम लेकर आ रहे हैं जिसको एचएस कोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एचएस कोड बोलेंगे फॉर जीआई टैग्ड राइस। तो अमेंडमेंट हुई कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में, इंट्रोड्यूस किया गया हार्मोनाइज सिस्टम कोड को, जीआई रिकॉग्नाइज राइस वेराइटी को। तो अमेंडमेंट विल मेक इट पॉसिबल फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ जीआई टैग्ड राइस को एक्सपोर्ट किया जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी स्पेशल नोटिफिकेशन के। ठीक है, अब क्या है ये एचएस कोड या क्या है ये न्यू हार्मोनाइज कोड, समझते हैं इसके बारे में। हार्मोनाइज कोड का मतलब है ग्लोबल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर्स है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 1952 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज द कस्टम कोऑपरेशन काउंसिल। इंडिपेंडेंट है, इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। इसका पूरा मिशन है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बढ़ाना। ठीक है, कस्टम मैटर्स में वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। समझ गए? अब एचएस क्या है? ग्लोबल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन है, इसको इसने ही लॉन्च करा है। तो क्लासिफिकेशन में क्या किया जाता है? कह रहा 6 डिजिट का कोड स्पेसिफाई किया जाता है, बताया जाता है ये क्लासिफिकेशन है इस प्रोडक्ट की, ये कमोडिटी है। कंट्रीज इसमें अपने हिसाब से लॉन्गर कोड्स को एनहांस कर सकती हैं जो जिनको ठीक लगे। तो गवर्नेंस एंड अपडेट के लिए यहाँ बता रहा है कि ये जो करना था, अभी मेंबर कंट्रीज हैं इसकी और इसमें क्लासिफिकेशन हर 5-6 साल में चलता रहता है। इसका वाइड स्प्रेड अडॉप्शन हो रहा है। देखो, भारत पागल नहीं है जो अडॉप्ट कर रहा है। कह रहा है आप समझो इसका अडॉप्शन इसलिए हो रहा है, भारत इसलिए कर रहा है क्योंकि 98% इंटरनेशनल ट्रेड इसी से हो रहा है। 5000 कमोडिटी का ग्रुप है ये, 200 कंट्री से ज्यादा इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो भारत क्यों ना करे? भारत को जरूर करना चाहिए। डब्ल्यूसीओ का तो वैसे ही मेंबर है भारत,
और इससे बेनिफिट ये होता है कि ग्लोबल ट्रेड में ये चीज़ों को, क्योंकि कोडिंग हो जाती है ना, नंबर आ जाता है, ऑर्गेनाइज और प्रोडक्ट को ट्रैक करना आसान हो जाता है। इससे आपकी इंटरनेशनल ट्रेड कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, इकोनॉमिक रिसर्च अच्छी हो जाती है। आपको एक्सटेंसिवली यूज बाय गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं इंटरनल टैक्स या ट्रेड पॉलिसीज को ठीक करने के लिए। बात समझ आ रही है? इसलिए एचएस कोड इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए हार्मोनिक कोड यूज किया जाता है। मूव टू द नेक्स्ट हमारा शॉर्ट, जिसमें हम छोटा सा शॉर्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका क्या नाम है, एआई फॉर एंटरप्रेन्योरशिप माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसको लॉन्च करा सबसे पहली बार। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च तो करा, इसको ना कोलैबोरेट करा गया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड इंटेल इंडिया द्वारा। इसका पर्पस पता है क्या है? एआई के कॉन्सेप्ट को, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करना, एंटरप्रेन्योरल थिंकिंग को इनकरेज करना, ताकि जब भी यंग इनक्यूबेटर्स के बाद जाए तो और अच्छा हो जाए। टारगेट क्या करता है? 1 लाख यूथ को टारगेट करता है ये 2025 तक, ताकि उनको एम्पावर किया जा सके, उनको एसेंशियल स्किल्स देना, ताकि वो टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन इकोनॉमी में काम कर पाए। समझ आया? अगर क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना, 1 लाख यूथ की बात की गई है, टारगेट्स याद रखने हैं, टारगेट्स में कहीं मिस नहीं करना है आपने जरा सा भी। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे ई श्रम माइक्रोसाइट्स एंड ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स के बारे में। कौन निकालता है जी? ये श्रम आ गया तो यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ही काम कर रहा होगा, और साथ साथ में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी माइक्रोसाइट्स हैं, इनके तहत ही ये निकल कर आया। ई श्रम माइक्रोसाइट्स का मतलब है स्टेट स्पेसिफिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसको नेशनल ई श्रम डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट करा गया है। इसका बेनिफिट स्टेट और वर्कर दोनों को मिलता है। स्टेट्स को बेनिफिट क्या मिलता है? रेडी टू यूज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रियल टाइम डैशबोर्ड डेटा एनालिटिक्स को निकालता है। वर्कर्स के लिए ये अच्छा है कि मल्टीलिंगुअल फैसिलिटी हो जाती है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान हो जाता है। ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स क्या है? आइडेंटिफाई करना, वर्क फोर्स डिमांड सप्लाई गैप्स का यूज करना, आईएलओ मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करना, जॉब शॉर्टेज को ट्रैक करना हाई डिमांड सेक्टर्स में, प्लान करना, वर्कफोर्स का स्किल डेवलपमेंट करना, ये सारे फंक्शंस किए जाते हैं ओएसआई द्वारा, यानी कि ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स द्वारा। मूव टू द सर्वे, जिसका नाम है टाइम यूज सर्वे। कौन निकालता है? सेकंड सर्वे है, 2024 में निकाला गया था। निकालने का काम करती है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्या करते हैं ये इसको निकाल के? इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो पॉपुलेशन है डिफरेंट एक्टिविटीज में, वो कैसे टाइम डिपोजिशन को करते हैं। यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि मेन का, वुमेन का पार्टिसिपेशन पेड या अनपेड एक्टिविटीज में कितना जाता है। अगर देखो वुमेन का पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयमेंट में पेड एक्टिविटीज में रिलेटेड बढ़ रहा है, तो जैसे पता चला, इस रिपोर्ट के द्वारा ही पता चला कि ऐसा देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं, जो वुमेन है, उसका ना बहुत ज्यादा ना इस समय देखा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, पेड एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। फिर देर इज अ increased acknowledgement of caregiving activities has been regardless of gender within Indian families। तो टाइम जो स्पेंड किया जा रहा है कल्चर में, लेजर में, मास मीडिया में, स्पोर्ट प्रैक्टिसेस में, हैज इंक्रीज इन बोथ मेन एंड वुमेन। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? जो टाइम स्पेंड किया जाता है कल्चर में, लेजर में, मास मीडिया, स्पोर्ट्स प्रैक्टिसेस में, ये दोनों इनहांस हुए हैं विद बोथ मेन एंड वुमेन। तो टाइम स्पेंडिंग देखी जा रही है कि ज्यादातर लोग इस समय टाइम स्पेंड इन एरियाज में करते हैं। तो समझ में आया? एनएसओ यहाँ पर कोशिश कर रही है कि देश की जनता का समय कहाँ कहाँ बीतता है, अलग अलग से निकाला जाता है। मेन का पार्टिसिपेशन, वुमेन का पार्टिसिपेशन, ये सब निकाला जाता है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे एफडीआई लिमिट हाइक्ड इन इंश्योरेंस सेक्टर। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा है, प्रपोजल दिया है कि एफडीआई की लिमिट को इंश्योरेंस सेक्टर में 74% से 100% कर दिया जाए। अब ये जो इनहैंस लिमिट है विल बी अवेलेबल फॉर दोज कंपनी जो इंटायर इन्वेस्ट करते हैं, प्रीमियम देते हैं इंडिया में। तो टू इनहैंस एफडीआई लिमिट, गवर्नमेंट विल हैव टू ब्रिंग अमेंडमेंट। गवर्नमेंट को क्या लाना है? अमेंडमेंट लेकर आनी है। इंश्योरेंस एक्ट द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन द्वारा, आईआरडीए एक्ट के द्वारा, ये सब करने की जरूरत है। अब यहीं पे सवाल आता है कि 100% एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में देने से फायदा क्या होगा, क्यों किया जा रहा है ये काम? तो उसका सबसे बड़ी वजह है हायर इन्वेस्टमेंट।
जितना ज़्यादा आप फॉरेन कैपिटल को देश में लेकर आओगे, उससे ही आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और बेटर होंगी, कॉम्पिटिटिव प्राइस बढ़ेगा, अच्छा कस्टमर को और चॉइस मिलेगा। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरत तो है ही, और वो भी होगा। फिर आपका इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर किए जाएंगे, इंश्योरेंस से जुड़ेंगे, और हमारा 100 जब बर्थडे होगा भारत का 2047 में, तो हम ये चाहते हैं कि इंश्योरेंस फॉर ऑल हो, यानी सभी जनता हमारी इंश्योरेंस से जुड़ जाए। जैसे अभी तो इंश्योरेंस से डरती है हमारी जनता कि हम नहीं लेंगे जी, हमें मरना थोड़ना है। हाँ, लोगों का ऐसे बिलीफ्स होते हैं ना, आप किसी का क्या बिलीफ तोड़ोगे। तो इसीलिए भारत में ये लेकर आया जा रहा है, 100% की जा रही है। इसके लिए क्या मेजरमेंट कौन लेता है? IRDA करती है काम। वो क्लोजली ग्रोथ देखती है इंश्योरेंस बिजनेस के साथ में, रूल्स वगैरह को बना के देखती है। अब अगर हम भारत में ये देखें कि इंश्योरेंस सेक्टर का स्टेटस क्या है, तो समझते हैं। टोटल जो इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रू हुआ है वो 7.7% से लेकर 11.2 लाख करोड़ का हुआ है। इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो डिक्लाइन किया है फ्रॉम 4%। इंश्योरेंस की जो डेंसिटी है वो भी बढ़ गई है। इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है, यानी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है टू जीडीपी, वेयर इज इंश्योरेंस डेंसिटी जो कैलकुलेट की जाती है एज अ रेशियो ऑफ प्रीमियम टू पॉपुलेशन। अब ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं बाय इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, वो भी देखते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है एब्सेंस ऑफ टॉप कंपनीज। तो आउट ऑफ 25 वर्ल्ड टॉप इंश्योरेंस फर्म, 20 तो प्रेजेंट ही नहीं है इंडिया में। ध्यान से समझना, भारत में क्यों इंश्योरेंस सेक्टर को इतना ज्यादा तवज्जो मिल रहा है, इसमें चैलेंजेस हैं। टॉप कंपनीज है ही नहीं, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट हैं, लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल बिलीफ्स में इतने जुड़े हुए हैं कि वो प्रेफरेंस देते ही नहीं है इंश्योरेंस को। तो ये क्राइसिस है। मूव टू द नेक्स्ट वाला शॉर्ट जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इनहैंस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम के बारे में। ये कह रहा है जो DGFT है, यानी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, उसने लॉन्च किया है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम को। ठीक है, सिग्निफिकेंट है, अपग्रेड करना है, सिंप्लीफाई करना है हमें सर्टिफिकेशन प्रोसेस को, ताकि हमारा जो एक्सपोर्टर है प्लस हमारा ट्रेड एफिशिएंसी इन्हांस करने के लिए। तो यूज़र फ्रेंडली फीचर्स हैं इसके अंदर, मल्टी यूज़र एक्सेस है विच इनेबल्स एक्सपोर्टर, ताकि हम मल्टीपल यूज़र्स के साथ ये यूज़ कर पाएँ। आधार बेस्ड हमें ई साइनिंग करनी है यहाँ पर, ठीक है, ताकि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाए, इसलिए ये सिस्टम क्रिएट करा जा रहा है। मतलब डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल ट्रेड में यूज करने के लिए, दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्सपोर्ट पर्पस के लिए ये यूज किया जाएगा। ठीक है, जो भी एक्सपोर्टर है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज भी है। ठीक है, आपको तो करना ही पड़ेगा, आप तो स्टूडेंट हो, है ना, तो आप तो तैयारी में हो, तो आपको तो करना पड़ेगा, लेकिन आप हर एरिया को समझा करो, हर चीज की एक इंपॉर्टेंस होती है। मूव टू द नेक्स्ट शॉर्ट जिसमें हम बात करने जा रहे हैं टोनेज टैक्स स्कीम के बारे में। बजट में एक्सपेंड किया गया है अभी 2025-26 में टोनेज टैक्स स्कीम। समझो क्या होता है इसका नाम। पहले स्कीम वॉज प्रीवियसली अवेलेबल टू सी गोइंग शिप्स के लिए, पहले अवेलेबल थी। अभी इनलैंड वेसल्स के लिए भी इनको अवेलेबल करा दिया गया है कि आप वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। क्या है ये? देखो, जब ना इनलैंड वेसल एक्ट 2021 में ही आया ना, तो ही सरकार चाहती थी कि सेफ और इकोनॉमिकल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट हो और लीगल यूनिफॉर्मिटी के साथ वेसल प्रोसीजर पूरा चले। इसको करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का ही काम है, नाउ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ओनली। 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि हम चाहते हैं कार्गो मूवमेंट को इनकरेज करना। हम ना ऐसी कंपनी जो शिपिंग कंपनीज है ना आजकल, उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आप प्लीज इन्वेस्ट करो इनलैंड वाटरवेज वेसल में, प्लीज बनाओ। तो आपको मैंने ना एक वीडियो बना रखी है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक आपको दे दूंगी, कि आने वाले सालों में हमारे यहाँ शिपिंग सेक्टर देखना आप कितना बूम मारेगा। मूव टू द नेक्स्ट शॉर्ट जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट को कट किया है। समझते हैं। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है ना ऑफ आरबीआई, उसने रेपो रेट को ना 25 बीपीएस जो है वो कट किया है, यानी 6.25% तक कट करा है। समझते हैं क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है अंडर सेक्शन 45ZB अमेंड किया है, और इसमें 6 मेंबर्स हैं, 3 आरबीआई के हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आते हैं। कमेटी डिटरमाइंस द पॉलिसी रेट, जो भी अचीव करने के लिए आसान है।
अब ना एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेपो रेट को कट किया है अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी द्वारा। नियरली आफ्टर 5 ईयर के बाद जाके रेपो रेट को कट करा गया है 25 बीपीएस, यानी अभी कितना हो गया 6.25%। ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। आरबीआई ने क्या करा है, रेपो रेट को कट करा है। ठीक है, कितना हो गया है 6.25%। और ये न्यूट्रल क्यों करा गया है ये भी समझना है। ये न्यूट्रल स्टांस क्या होता है, यानी आरबीआई चाहता है फ्लेक्सिबिलिटी रहे एडजस्टमेंट रेट में हमारा, ताकि जीडीपी का, क्योंकि हम सोच रहे हैं प्रोजेक्ट कर रहे हैं 6.7% तक जाए। फूड इन्फ्लेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, कोर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए हम चाहते हैं इसको मॉडरेट करने के लिए आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि रेपो रेट को कट करो। ठीक है, तो रैशनल क्या है, इन्फ्लेशन डिक्लाइन करना है हमें, एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को रोकने के लिए एमपीसी का डिसीजन इसीलिए आया, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन। और हम चाहते हैं, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, वेदर इवेंट्स बहुत एडवर्स हो गए हैं, तो इन सब को सोचते हुए हमें लगा भाई ये फैसला लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसी में आपने एक शब्द पढ़ा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, क्या होता है, मॉनेटरी टूल है। मॉनेटरी टूल का मतलब ये होता है कि जो आरबीआई है, जब उसको लगता है कि लिक्विडिटी यानी जो पैसा बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा कैश फ्लो हो रहा है, उसको मैनेज करने के लिए आरबीआई इस टूल का इस्तेमाल करता है। इसी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट में दो तरह के रेट आते हैं, एक रेपो रेट आता है, एक रिवर्स रेपो रेट आता है। एक आर रेशो होती है और एक आर ट्रिपल आर होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। समझ में आ रहा है? रेपो रेट का मतलब ये होता है कि ऐसा इंटरेस्ट रेट जिस रेट पर सेंट्रल बैंक उधार देता है बैंक्स को। और रिवर्स रेपो रेट रिवर्स होता है, यानी उल्टा होता है, जिसमें कि क्या होता है, बैंक्स कैन पार्क द सरप्लस फंड जो बैंक के होते हैं वो सेंट्रल बैंक को रख देता है, वो कि आप रख लो अभी, फिर बाद में हम ऐसे ले लेंगे जब जरूरत पड़ेगी उस फॉर्म में। ठीक है, ये एक तरह का दोनों रेट्स को हमें समझना आना चाहिए। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया के बारे में। आरबीआई ने सबसे पहले ये रिपोर्ट रिलीज करी, क्या नाम था इसका, पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट। याद रखना, बाई एनुअल है। बाई एनुअल का मतलब समझ लो कि साल में 2 बार ही निकाली जाती है। क्या करने के लिए निकाली जाती है, साल में 2 बार इसलिए निकाली जाती है ताकि पेमेंट ट्रांजैक्शन के ट्रेंड को चेक करने के लिए ऐसा किया जाता है। क्या किया जाता है, पेमेंट का क्या ट्रेंड चल रहा है उसके लिए ये चलाया जाता है, यानी डिफरेंट पेमेंट सिस्टम्स को लास्ट 5 कैलेंडर ईयर्स में कितने रहे उसको चेक करने के लिए चलाया जाता है। अब समझते हैं पेमेंट सिस्टम इन इंडिया के बारे में। देखो, पेमेंट सिस्टम जो भारत का है, रिटेल एनएफटी है, बल्क है, फास्ट पेमेंट्स हैं, कार्ड्स हैं, पीपीआईज हैं, एमएमपीएस है, सारा कुछ चेक करने के लिए। अब डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो 2013 में there were 222 crore digital transactions and it has increased 94 times इसकी वॉल्यूम, और मोर देन 3.5% ये बढ़ गया है। उसके बाद यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात की जाए तो यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन का रिफ्लेक्शन है वो भी आपको पता ही है, वो भी काफी हुआ। उसके बाद जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हैज मोर देन डबल्ड इन 5 years। ग्लोबल ट्रेंड चेक करो तो भारत ने प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन करा, जिसमें मल्टीलेटरल लिंकेज हैं, फास्ट पेमेंट सिस्टम्स हैं, 4 आसियान नेशंस को भी यहाँ से लेगा। प्रोजेक्ट नेक्सस है क्या, बैंक, ये ना बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट वगैरह के साथ मिलकर बनाया गया है। तो देखो, पेमेंट सिस्टम इंडिया में इस तरह से चलता है, एनटीजीएस, चेक से, पीपीआई, कार्ड, फास्ट ट्रैक, आईएमपी, सब तरह से करते हैं। तो पेमेंट सिस्टम मैकेनिज्म जो है उसको अच्छे से फैसिलिटेट करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए ही पेमेंट सिस्टम इन इंडिया क्रिएट इस तरह से किया गया। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की बात करने जा रहे हैं। कौन रिपोर्ट देता है ये, आरबीआई पब्लिश करता है। क्या बोला आरबीआई ने, आरबीआई ने क्यों डिजिटल पब्लिक ये इंडेक्स निकालता है, ताकि ये कैप्चर हो पाए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कितनी हो रही है। सेमी एनुअल है, मार्च और सितंबर 2 बार रिलीज किया जाता है, बेस पीरियड इसका 2018 ले लिया जाता है। इसमें पैरामीटर क्या है, पेमेंट इनेबलर कौन था, डिमांड साइड फैक्टर कैसे हैं, सप्लाई साइड कैसी है, पेमेंट की परफॉर्मेंस कैसी थी, कंज्यूमर की सेंट्रिसिटी, ये सब इस डेटा के अंदर निकाला जाता है। मूव टू द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। सेबी की गाइडलाइंस थी ये। क्या, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन क्या है, गाइडलाइंस क्या करने की कोशिश की जा रही है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस को ये चाहिए होता है कि वो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसीज को अपॉइंट करें, क्या करने के लिए, ताकि परफॉर्मेंस और स्टैट्यूटरी कमिटीज की फंक्शनिंग को देख पाएं। और ये ध्यान रखना, दिस नीड्स टू बी डन वंस एवरी 3 years, हर 3 साल में एक बार किया ही जाता है ये। और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन क्या ऑर्गेनाइजेशंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर देती हैं ट्रेडिंग सिक्योरिटीज को, ताकि रेगुलेट हो पाए सेबी वगैरह।
स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी सब इनके साथ होते हैं, इसी में सब इंक्लूड किया जाता है। इसका पर्पस समझो क्या है, ट्रेडिंग का, सिक्योरिटी का, इन्वेस्टिंग का, ट्रांजैक्शन सेटलमेंट को सही ढंग से कराने के लिए इसका यूज किया जाता है, इस इंस्टीट्यूशन को बिठाया जाता है। समझ आ गई? मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की बात करने जाने वाले हैं। सेबी ने प्रपोज किया है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बोला है डिटेल्ड एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, जिसमें हम खरीदेंगे बेचेंगे, क्या प्रीसेट कंडीशन में प्रीसाइज एग्जीक्यूशन होगा और खरीदना बेचना होगा ऑर्डर्स का। ओनली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर अलाउड। पहले तो आपको पता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही थे। अभी यहाँ पर क्या करा गया है, एल्गोरिथम्स बनाए, व्हाइट बॉक्स बनाए, ब्लैक बॉक्स बनाए। व्हाइट का मतलब है लॉजिक इज डिसेबल्ड और इसमें लॉजिक इज नॉट नोन टू द यूजर, ऐसा कुछ उन्होंने बनाया है। अब यहाँ पर ना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए देखो, इसको रेगुलेट तो सभी नहीं करेगा, बट यू हैव टू रजिस्टर विद एक्सचेंज पार्टनर या ब्रोकर के साथ आपको करना पड़ेगा जब भी आपको इससे रिलेटेड। और याद रखना, रिटेल ट्रेडर्स को पूरा एक्सचेंज सेट लिमिट को फॉलो करना पड़ेगा। तो समझ लो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जो है ना, ये समथिंग थोड़ी सी डिफरेंट है ये। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और अगर मैं आपको जानकारी दूं, तो आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के बारे में ये समझो कि इसमें देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह सब यूज़ किया जाएगा, जैसा कि आपको पता है आजकल किया भी जाता है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को ही एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं, ध्यान रखना, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ये। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को ऐसे एग्जीक्यूट कराया जाता है ताकि प्री डिफाइंड रूलिंग रहे, ठीक है। और इसी में क्या कराया जाता है, प्री प्रोग्राम ट्रेडिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, टाइम कितना है, प्राइस कितना है, वॉल्यूम में सब कुछ होता है। ये डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ ट्रेडिंग करवाता है, ध्यान रखना। और इसका काम पता है क्या है, ये बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करता है ट्रेडिंग को, मैनुअल ट्रेडिंग से ज़्यादा डायनेमिक है ये। ठीक है, तो इसमें सेबी का रोल क्या होता है कि यू जस्ट नीड टू बी रजिस्टर विद योर रिटेल इन्वेस्टर को रजिस्टर करना पड़ता है, इतना ही काम होता है सेबी का। तो सेबी का काम इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अच्छा देखो, अब ना जो इसकी कैटेगराइजेशन में जैसे हमने बात करी है ना, अभी तो हमें समझ में आ गया कि भाई हम चाहते थे ह्यूमन ट्रेडर्स तो इतना पॉसिबल हाई स्पीड में फ्रिक्वेंसी में काम कर नहीं पाते थे, इसलिए हमने कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग ही कुछ ऐसी कर दी कि बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। अब वाइट बॉक्स का ध्यान रखना, वाइट बॉक्स में लॉजिक को डिस्क्लोज और रेप्लिकेबल रखा जाता है, यानी एग्जीक्यूशन वाला एल्गो है। और ब्लैक बॉक्स का ध्यान रखना कि इसमें लॉजिक नोन नहीं होते हैं। ये बात आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को सॉल्व करते वक्त वाला क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये बिल्कुल नहीं भूलना है। तो सेबी ने ही अलाउ किया है, याद रखना, सेबी ने ही इस बार अलाउ किया है कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं वो भी एल्गो ट्रेडिंग करें स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू। वो कंप्यूटर प्रोग्राम यूज़ करेगा इसमें, तो यानी अब आप समझ रहे हो स्टॉक ब्रोकर का रोल इसमें बढ़ जाएगा। तो यही आपको ज़रूर इस बारे में न्यूज़ जो आई है इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो पोटैश के बारे में पढ़ लेते हैं, पोटेशियम के बारे में कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। गवर्नमेंट ना चाहती है कि ना हम और ज़्यादा ना पोटैश माइनिंग को एक्सप्लोर करें पंजाब के फजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर है क्योंकि। अब रोल क्या है पोटेशियम के बारे में हम इतनी चर्चा क्यों लगा रहे हैं, ऐसा क्या है पोटेशियम में? पोटेशियम में कुछ बात है, वो बात यह है कि क्रॉप प्रोडक्शन में इसका बहुत ज़बरदस्त रोल है। आप ये समझिए, अगर आपने पोटेशियम इंक्रीज कर दिया तो डिजीज रेजिस्टेंस हो जाएगा। लो टेम्परेचर में भी यूज हो सकता है, लो टेम्परेचर में भी, है ना। इससे प्लांट का विगर बना रहता है, इससे न्यूट्रिएंट मिलते हैं प्लांट को। शुगर स्टार्च की फॉर्मेशन पोटेशियम की वजह से होती है। और आप ये सोच लो आज की डेट में पोटेशियम एक क्वालिटी न्यूट्रिएंट है, इससे हेल्दी रूट सिस्टम को बनाने के लिए पोटेशियम का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जैसे ही सर्वे किया तो उसको पोटैश के रिजर्व मिले राजस्थान में, यहाँ पर। और हम ना इस वक्त बहुत ज़्यादा चाहते हैं सेल्फ रिलायंट होना, आत्मनिर्भर भारत। और हमारा इस वक्त इंपोर्ट रिलायंस बहुत ज़्यादा होता है पोटेशियम को लेकर, हम ख़त्म करना चाहते हैं। अब पोटैश है क्या, एक इम्प्योर कॉम्बिनेशन है पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम सॉल्ट का। इसका जो ओर है जिससे निकलता है वो है सिल्वेनाइट से निकलता है। इसका यूज क्या क्या है, एग्रीकल्चर में 90% से ज्यादा जो पोटैश है वो फर्टिलाइजर में यूज होता है, आप समझो। मेकिंग इट वन ऑफ द 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट इन एग्रीकल्चर। एनपीके का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। आइडल रेशो इसकी 4:2:1 होती है। पानी को प्योरीफाई करने के लिए भी पोटैश एलम आप लगा दो, उससे पानी की हार्डनेस खत्म हो जाएगी। और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं।
मैन्युफैक्चर करना हो ग्लास को, सोप को, डिटर्जेंट्स को, तो वहाँ भी बड़ा यूज होता है। कॉमन टाइप ऑफ जो पोटैश फर्टिलाइजर है वो है सल्फेट और म्यूरेट। पोटैश डिराइव कहाँ से होता है? मोलासिस से होता है। 100% इंडिजिनाइजेशन वाली ये फर्टिलाइजर है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, इसमें यूज की जाती है। पोटैश देखा जाता है क्रिटिकल मिनरल्स के रूप में कि क्रिटिकल मिनरल है, इसीलिए देखो इसको माइंड वाले, अभी हमने क्रिटिकल मिनरल कल ही डिस्कस किया ना, उस एक्ट के अंदर आता है ये। और भारत में इकोनॉमिक स्टेटस अगर हम पोटैश का देखें तो इसके डिपॉजिट आपको RMU में मिलेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी। इंडिया 100% अभी पोटैश रिक्वायरमेंट अपनी इंपोर्ट से ले रहा है, बड़ी ही शर्म की बात है जो कि हमारे लिए। इंडियन मिनरल जो ईयर बुक 2022 की थी उसमें लिखा हुआ था कि भारत को शर्म करनी चाहिए कि भारत 100% पूरा बाहर से ले रहा है, जबकि हमारे 3 राज्यों में अभी पूरी देखो, सबसे ज्यादा राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। चाइना के बाद भारत ऐसा सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फॉलोड बाय वियतनाम। 99.2% हमारे सारे मोबाइल फोन्स बिकते हैं इंडिया में, आर मेड इन इंडिया। एंड मोबाइल फोन्स कॉन्स्टिट्यूट 43% हमारा इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत ने रैपिड ग्रोथ देखी गई है, डबल मतलब हो गया प्रोडक्शन। एक्सपोर्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक हैज बिकम द कंट्रीज 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कमोडिटी, बट इंडिया रिप्रेजेंट लेस देन 1% ऑफ ग्लोबल शेयर। सोचो आप, ये कितना चुभने वाली स्टेटमेंट है। हम अपना कुछ नहीं बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक में। मोबाइल की जहां बात आती है, एक इंडियन कंपनी का नाम बता दो मुझे आप जो मोबाइल बनाती है और आपको बड़ा पसंद हो। ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक घटना है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम यूनियन बजट 2025 की बात करेंगे, जिसमें हमने देखा कि 50 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप किया जा रहा है चैलेंजिंग मोड में। कैसे? ये डेस्टिनेशंस बेसिकली डेवलप किए गए हैं स्टेट्स के साथ मिलकर, ताकि कहीं भी जाएं तो वहां पर टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ट्रेवलिंग इजी हो, की साइट्स को कनेक्ट किया जा सके। तो ये इस पे ध्यान लगा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इवन हार्मोनाइज मास्टर लिस्ट भी बनाई गई है। बजट का ये बहुत ज्यादा इस बार फोकस था कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया जाए, मुद्रा लोन से होम स्टेज वगैरह तैयार कर दिए जाए, और ट्रेवल बेसिकली हम चाहते हैं जो हमारा टूरिज्म वाला सेक्टर है ना उसको वो अच्छा करे। तो उसके लिए हमारी बुद्धिस्ट साइड उठा ली हमने, पिलग्रिमेज उठा ली, मेडिकल टूरिज्म के लिए हील इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट उठा लिया, और एक चीज उठाई है, पूछो क्या? ज्ञान भारतम मिशन। यानी हम इंडिया के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह होते थे ना पुराने एंशिएंट हिस्ट्री में, आपने पढ़े होंगे, उसको भी हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, ताकि लोग उसको देखने में आए, क्योंकि ये लोगों को ना बहुत शौक होता है। मेरे को तो बहुत ही शौक है हर चीज को एक्सप्लोर करने का, तो मैं तो घुस जाती हूँ कि ये मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पता चले, भारत पहले कैसा हुआ करता था, तो मुझे बहुत शौक है हर चीज का। टूरिज्म सेक्टर का चैलेंज देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप बहुत है, बहुत ज़्यादा पुअर कनेक्टिविटी है, एसेंशियल फैसिलिटी है नहीं। सेफ्टी का कंसर्न देखो तो चोरी चकारी का डर, ओवर क्राउडिंग है, हैबिटेट डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से। और टूरिस्ट के ना देखो नंबर जो है ना, कॉस्ट सर्विस शॉर्टेज की बड़ी दिक्कत करते हैं। टूरिस्ट का नंबर ज़्यादा आ गया, सर्विस देने वाला कोई है ही नहीं, क्या करोगे आप? फिर कंट्रीब्यूशन देखो ना, 5% GDP दे रहा है भाई, 7.6 करोड़ जॉब दे रहा है आपको। भारत में 1.8% वर्ल्ड टूरिज्म रिसीव होता है, चौथा 14th पर है वर्ल्ड वाइड अब। तो आप कर क्या रहे हो अपने लिए? इसीलिए बहुत सारे मेजर्स सरकार पहले भी ले चुकी है, चाहे वो प्रसाद स्कीम हो, चाहे वो RCS उड़ान स्कीम हो, स्वदेश दर्शन स्कीम हो, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी हो, ई वीजा पॉलिसी हो, थीमेटिक टूरिज्म के तहत ये सब हमने बनाया है। डिजिटल सिस्टम भी कनेक्ट किया है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लेकर, समझ रहे हो? इसलिए हम इस पे काम कर रहे हैं। मूव टू दी थर्ड लास्ट हमारी शॉर्ट है, उसको देख लेते हैं, रूटेज स्मार्ट विलेज सेंटर के बारे में। रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप वालों ने लॉन्च किया है मंदोरा हरियाणा के अंदर, और वॉज डेवलप अंडर द एजेस ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एडवाइजर के तहत। इसमें ना कटिंग एज टेक्नोलॉजी रूरल नीड्स के लिए कौन लेके जाया जा रहा है ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस हो पाए, और ये इसलिए किया जा रहा है सस्टेनेबल सोल्यूशंस को देने के लिए। की फीचर्स क्या हैं? लॉन्ग टर्म टेक सपोर्ट देना पंचायत लेवल पे 15 से 20 विलेजेस को 12 टेक्नोलॉजी ट्रैक्स पे करने के लिए, और मार्केट एक्सेस को एनहांस करने के लिए, मार्केट मिर्ची है, ONDC है, ये सब है, ताकि रूरल प्रोसीजर बढ़ पाए। प्लान ये भी है कि 20 नए सेंटर्स को एम्पावर किया जाए, और साथ ही साथ ऐसे देखो इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर रूरल एरियाज है,
ई श्रम प्लेटफॉर्म है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, डिजिटल लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, इन सभी को लेके चला जा रहा है ताकि स्किल अच्छी हो जाए, डेवलपमेंट होए, साइंस अच्छी होए। ये सभी इसीलिए काम किए जा रहे हैं ताकि देखो हम ना रूरल ग्रोथ भी चाहते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी को लाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ई नैम प्लेटफॉर्म खोल दो, ई कॉमर्स 3D प्रिंटिंग कर दो, पीएम विद्या स्वयं स्कीम निकालो, डीबीटी प्रोग्राम्स हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, वाटर मैनेजमेंट है। ये सारा हमारा काम से क्या होगा, रूरल ग्रोथ हमारी अच्छी हो जाएगी। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के बारे में। मध्य प्रदेश भारत का ऐसा पहला राज्य बन चुका है जो डेडिकेटेड ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी को लेकर आया है। क्या करने के लिए, ताकि ग्लोबल टैलेंट पूल को लेवरेज किया जा सके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सके, और ये स्ट्रैटेजिक हब्स है ताकि हम रीशेप कर पाए इंडियन कॉर्पोरेट लैंडस्केप को। और प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और 1 मिलियन प्रोफेशनल्स को लेकर आया जा रहा है। सो रेल एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, सुपर ऐप है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लेकर आई है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप कोई भी रेलवे सर्विस लेना चाहते हो, बस मतलब मजा आ गया इसको, मतलब एप्लीकेशन आप यूज करना और मजा आ जाएगा। मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन है, इसके अंदर आपको सारी रेलवे टिकट बुक करना हो, अनरिजर्व टिकट करनी हो, आपको यूजर इंटरफेस अच्छा मिलेगा इसमें। और डेवलप किसने किया है, याद रखना, रेलवे का जो सेंट्रल रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसने किया है ये। तो मजे आ गए। अब आपको रेलवे यूज करना हो तो बहुत अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सीधा चलते हैं अपने एमसीक्यू पार्ट में। आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं गाइस, ठीक है। चलो फटाफट से एमसीक्यू सॉल्व करो, और एमसीक्यूज में कोई डरने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो सब पढ़ाए हुए ही हैं, तो आंसर्स आपको मिल ही जाएंगे। उसके लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन करोगे ना, पीडीएफ आप तो मिल जाएगी। आप क्वेश्चन पे फोकस करो कि आप कितना अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब वीडियो को पॉज करते करते क्वेश्चन सबसे पहले यहीं पे सॉल्व करना, फिर टेलीग्राम पे जब पीडीएफ डालूंगी मैं तो उस पर फटाफट आंसर चाहिए, आज ही डाल दूंगी मैं, अभी डाल दूंगी मैं। बात अभी डालने की नहीं है, डाल तो दूंगी मैं, लेकिन आप देखो आप कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, कितने ध्यान से सुनते हो वीडियो को। आज अपने अपने आप को टेस्ट करते रहा करो। पढ़ाई लिखाई का फायदा ही तभी है ना, ये थोड़ा ना है कि बस संगीत सुन के चले गए हम या सत्संग चल रहा है, ऐसा तो कर नहीं रहा। चलिए पहला क्वेश्चन ये है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन थर्ड क्वेश्चन, दिस फोर्थ क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करते जाओ, आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, देखो आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं करने। जो भी हमने पढ़ा है इकोनॉमी में वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं, ठीक है जी। आंसर्स नहीं दिखाऊंगी इसमें, नेक्स्ट अभी आपको उसमें देखने को मिलेगा ही पीडीएफ में। तो आज के लिए इतना ही, कल हम दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।